तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस टीचर केमिस्ट्री। माय नेम इज शुभ्रा मुखर्जी और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज का टॉपिक द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम समझेंगे जैसे कि जब केमिकली कोई दो सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और एक प्रोडक्ट तैयार करता है तो तब ऐसे 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 ही कोई तैयार नहीं होता, वो किस लॉज के तहत होता है। जैसे कि हम दो एटम्स मिले और प्रोडक्ट बना दिया, ऐसा ऐसा नहीं बनता है, उसका कोई फॉर्मूला रहता है, लॉज रहता है, उस लॉज के तहत ही बनता है। तो आज हम इस टॉपिक में देखेंगे कि किस लॉज के तहत ही बनता है और वो इस टॉपिक में हम जानेंगे, जिस चैप्टर में हम जानेंगे उसका नाम है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे 5 लॉज पाया जाता है। फर्स्ट लॉज, लॉज ऑफ कन्वर्शन ऑफ मास, जो कि हम सब जानते हैं, छोटे से पढ़ के आए हैं। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड, लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड लास्ट एंड फिफ्थ नंबर है लॉज ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये 5 हम बारीक से देखेंगे, इसका डेफिनेशन समझेंगे, इसका मैथ्स करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन आती है वो देखेंगे और इसको एकदम कंप्लीटली समझेंगे, इससे क्या आता है क्या नहीं आता सब कुछ समझेंगे। और फर्स्ट देखेंगे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एकदम एग्जांपल के साथ समझते हैं। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ये गिवन बाय लेवोसियर। ये लॉज प्रदान किया था लेवोसियर ने 1774 में और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था लैंडर्स ने। और इस लॉ के तहत हम समझते हैं कि जो मास एलिमेंट का सब्सटेंस का जो मास है वो नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना इसको हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको हम एक फॉर्म से और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ए ये एक सब्सटेंस है, बी ये सब्सटेंस है, इन दोनों को मिला के हमको हुआ ए बी। ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। ये दोनों रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब इसका जो मास है इसका मास दो सेम है। जैसे इसका अगर 100 ग्राम है इसका भी 100 ही होगा, ना 101 होगा ना 99, 100 है तो 100 ही रहेगा। और इफ द रिएक्टेंट कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू प्रोडक्ट देन द सम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो सम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट। अगर 50 प्लस 50 100, ए प्लस बी मिलकर रिएक्टेंट 100 ग्राम है तो ए बी जो प्रोडक्ट हमको मिला उसका भी वेट रहेगा 100 ग्राम, मास रहेगा 100 ग्राम। तो लॉज ऑफ केमिकल बारीक से पढ़ लेते हैं। इसको जो लॉ है उसको प्रदान किया था लेवोसियर ने 1774 में और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था लैंडर्स ने। According to this law, the mass can neither be created nor be destroyed in a balanced chemical reaction. मास को हम किसी भी सिस्टम में क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, इसको एक फॉर्म से एक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं और हम और एग्जांपल आएगा तो इसके बाद में if the reactant convert completely into product then the sum of reactant is equal to the sum of product. अगर एक रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना लिया तो फिर इस रिएक्टेंट का जो मास होगा और प्रोडक्ट का जो मास होगा वो दोनों इक्वल होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं बारीक। चलिए देखते हैं। हमको यहाँ कार्बन O2 से मिला CO2 बना, रिएक्टेंट मिला और प्रोडक्ट बना। हम जानते हैं इसका मास है 12 और ऑक्सीजन का 16 और 2 ऑक्सीजन है, सो 16 into 2 is equal to 32। और यहाँ पे इसका है 12 प्लस 16 into 2 12 प्लस 32, इसका भी 44 हुआ। इन दोनों का मिलाया तो इसका भी वेट मास है 44। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहते हैं कि प्रोडक्ट का जो मास है वो इक्वल्स टू होगा रिएक्टेंट के साथ। यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट का 44 ग्राम मास है और प्रोडक्ट का ही है, सो ये कंजर्वेशन ऑफ मास
द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। फर्स्ट लॉ जो है उसको फॉलो करता है। अब चलिए देखते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप H2 प्लस O2 ये मिलकर हमारा हुआ H2O। ये बैलेंस नहीं है। अगर बैलेंस नहीं होगा रिएक्शन तो हम कुछ भी लॉ नहीं लगा सकते। तो यहाँ बैलेंस करते हैं हम H2O। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तो हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब देखते हैं कि इसका हाइड्रोजन का मास कितना है 1 इंटू 2। इसको पूछते हैं तो क्या हो 4, 2 इंटू 16 32, 32 इंटू 4 इसका 32 प्लस 4 52 36। यहाँ पे भी देखिए 2 इंटू 1 प्लस 16, 2 इंटू 18 36। देखिए जो मास है रिएक्टेंस का वो इक्वल्स टू प्रोडक्ट। सो हम क्या करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसको फॉलो करता है कि अगर प्रोडक्ट एक दो सब्सटेंस मिलकर जब एक रिएक्शन होता है, दो सब्सटेंस मिलकर जब प्रोडक्ट बनाता है, जो प्रोडक्ट होता है मॉलिक्यूल होता है कुछ भी हो, उसका मास दोनों का बराबर होता है, सेम होता है। चलिए अब समझते हैं अगर रिएक्टेंस कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ consumed if reactant are cannot completely consumed, पूरा भी कंज्यूम हुआ ही नहीं रिएक्टेंट, तब क्या होगा? मान लीजिए रिएक्टेंट मिला, प्रोडक्ट बना, उसमें 100 ग्राम रिएक्टेंट था, 50 ग्राम प्रोडक्ट बना, 50 ग्राम यूज हुआ तो 50 ग्राम प्रोडक्ट बना और 50 ग्राम बाकी रह गया, रिएक्टेंट्स होकर रह गया। तो इसका हम टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कैसे निकाले? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इसका कैसे निकाले? जिसका हाफ कंज्यूम हुआ, हाफ हुआ ही बाकी रहेगा। तो इसका फॉर्मूला है मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब हम निकालते टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट क्या है 100 ग्राम। अब मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है 50 ग्राम प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट बाकी कितना रह गया 50 ग्राम, अनरिएक्टेड होकर 50 ग्राम रिएक्टेंट्स रह गया, तो ये 50 ग्राम क्या हुआ 100 ग्राम 100 ग्राम था रिएक्टेंट, 100 ग्राम हो गया, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट हो गया 100 ग्राम। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लगा सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट का जो मास है और रिएक्टेंट का जो मास है वो सेम है। तो यहाँ एक प्रॉब्लम लिखा हुआ है जिसमें क्या बोला है 1.5 ग्राम ऑफ C2H6 ऑन कंप्लीट कम्बशन गिव 4.4 ग्राम of CO2 and 2.7 gram of H2O, so that the reaction obey law of conservation of mass.
ये प्रूव करना होगा कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, किस लॉ को फॉलो करता है, इसको हमको प्रूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले रिएक्शन लिखता हूं, बैलेंस करके लिखना पड़ेगा पूरा रिएक्शन। अगर बैलेंस नहीं होगा तो कोई लॉ इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे हम। होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिया हुआ 1.5 ग्राम C2H6, 4.4 ग्राम CO2, 2.7 ग्राम H2O। निकालना है इसका मोलर मास, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 इथेन, इधर का नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोलर मास। इसका मास क्या दिया हुआ है 1.5 ग्राम डिवाइडेड मोलर मास, मोलर मास 2 into 12 plus 6 into 1, six into 1.5 by 24 plus 6, 2.5 by 30, 1.15 by 300, 1 by 40, ठीक है। 1 by 40, अगर 2 मोल इथेन है, यहाँ पे 2 मोल इथेन है, वहां पे 7 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, 2 मोल C2H6, 7 मोल O2। इसका मोलर मास 1 by 40 मतलब 0.05 मोल। तो इसमें कितना O2 लगेगा, 7 by 2 into 0.05, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, 7 by 40। हमको मास निकाल रहे हैं ऑक्सीजन का मास, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 1 by 40, मास तो हम निकालेंगे। अब मोलर मास 32, ऑक्सीजन का O2 2 into 16, 32। 5.6 ग्राम, 5.6 ग्राम मास कंटेंट, जानते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। हम सीधे रिएक्शन में जाते हैं। रिएक्शन में
2C2H6 7O2 2CO2 6H2O. सॉरी 4CO2 4CO2 प्लस 6H2O। यहाँ पे C2H6 का कितना था 1.5 ग्राम, O2 5.6 ग्राम, 4CO2 4.4 ग्राम, 6H2O 2.7 ग्राम। अब हम इसको करके लिखेंगे 6 11 1 and क्या है the mass of reactant भी 7.1, mass of product जो है 7.1। तो इस लॉ में क्या बोला जाता है कि mass of product is equals to mass of reactant। तो हम इसका भी मास निकला हमारा 7.1 और इसका भी टोटल मास है 7.1। तो हम कह सकते हैं दिस रिएक्शन ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस रिएक्शन ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखेंगे सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन गिवन बाय प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट। फुल नेम है जोसेफ प्राउस्ट। According to this law, a compound can be obtained from different sources, but the ratio of each component remains same। एक कंपाउंड को हम कहीं से भी उठा के लाए, उसका जो कंपाउंड का जो एलिमेंट होगा उसका एक वेट रहता है, वो वेट का रेशियो हर पर सेम होगा, एक ही रेशियो होगा। तो उसको तुम कंबाइन करो, एक प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट का जो रेशियो होगा, प्रोडक्ट का जो एलिमेंट का जो रेशियो है और रिएक्टेंट का एलिमेंट का जो रेशियो है वो सेम होगा 8:8। आप कहीं से भी उठा के लाओ प्रोडक्ट को, तो एक कंपाउंड आप कहीं से भी उठा के लाओ, अलग अलग रिसोर्स से उठा के लाओ, फिर भी एक कंपाउंड अलग अलग रिसोर्स से आप उठा के लाए, अलग अलग जगह से आप उठा के लाए, मगर उसका जो वेट होगा, एलिमेंट का रेशियो होगा वेट का, वो सबका एक होगा। जैसे कि आप समझ लो वाटर, H2 प्लस O2 2H2O बैलेंस हो गया 2H2O। ठीक है, अब 2 2 4 H2 32 16 into 2 O2 32 2 से कट गया, 2 2 4। इसका रेशियो क्या मिला हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 1:8। 4:, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है 2 into 16 मतलब 32। रिएक्टेंट का रेशियो और वाटर का रेशियो एकदम सेम। अब इस पानी को आप नदी से उठा कर, नाला से, समुद्र से, कहीं से भी उठा कर पानी को, मगर इसका एलिमेंट का जो रेशियो है वो एक सेम रहेगा 1:8। चीन का पानी लेके आओ वो भी 1:8, इंडिया का पानी वो भी 1:8, कहीं से भी पानी लेके आओ 1:8 ही होगा इसका रेशियो। It does not depend on the method of its preparation on the source from which it had been obtained। एक कंपाउंड आप कहां से, किस सोर्स से लेकर आए, कहां से लेकर आए वो भी मैटर नहीं करता, आप प्रिपरेशन क्या है उसमें भी मैटर नहीं करता। एक एलिमेंट उसका वेट का जो रेशियो है
वो हर टाइम सेम होगा। आप कहीं से भी उठा के ला, कुछ भी करके प्रिपेयर कर लो, किसी भी मेथड से प्रिपेयर कर लो, उसका वेट का जो रेशियो है वो वही रहेगा। H2O आप कहीं से भी उठा के 1:8 हो जाएगा उसका रेशियो। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। कार्बन प्लस O2 CO2 16:32 1:2। यहाँ पे प्रोडक्ट का निकल गया रिएक्टेंट का 1:2। अब कार्बन O2 16:32 1:2। रिएक्टेंट का रेशियो, एलिमेंट का रिएक्टेंट का एलिमेंट का रेशियो, वेट का और प्रोडक्ट का सेम। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, सेकंड लॉ, केमिकल कंपैरिजन का सेकंड लॉ फॉलो करता है, इसलिए रेशियो सेम है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला है, 0.43 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑन बर्निंग विथ ऑक्सीजन is 0.403 gram of MgO, magnesium oxide. And another experiment, ये experiment number 1 और experiment number 2, and another experiment 0.182 gram of magnesium burning with oxygen is 0.302 gram magnesium oxide. ठीक है, हम लोगों को निकालना है कि ये जो रिएक्शन है, ये जो हो रहा है, रिएक्शन दिया हुआ है, जो घटना बोला है, वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के साथ प्रोपोर्शन अप्लाई होता है या फिर नहीं। ठीक है, चलिए एक्सपेरिमेंट 1, में क्या बोला, मैग्नीशियम कितना है 0.243 ग्राम, मैग्नीशियम ऑक्साइड 0.403 ग्राम। अब ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, Mg से Mg बात कर देंगे, Mg से Mg 0.403 माइनस 0.243 ग्राम, 6 ठीक है, 0.160 ग्राम। अब इन एक्सपेरिमेंट 2 में लिखेंगे, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है 0.182 ग्राम, मैग्नीशियम ऑक्साइड 0.302 ग्राम, ऑक्सीजन 0.302 0.182 0.120 ग्राम। ओके, अब देखेंगे एक्सपेरिमेंट 1 का रेशियो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन का रेशियो 0.331 0.160। ये अगर हम करें फिर देखेंगे इसका रेशियो निकल आता है 3:2। अब करके देख लेना 3:2 ही रहेगा। अब एक्सपेरिमेंट 2 का, इसका रेशियो सेम, एक्सपेरिमेंट 1 में जो रेशियो था एक्सपेरिमेंट 2 में जो रेशियो है सेम। हम कह सकते हैं दिस रिएक्शंस ओबे द
Second law of chemical combination, the law of definite proportion. Okay, prove. ठीक है, चलिए थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। थर्ड लॉ क्या है? लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय डाल्टन। इस लॉ को डाल्टन ने दिया था। डाल्टन का पूरा नाम क्या है? जॉन डाल्टन। डाल्टन ने प्रोवाइड किया था हम लोगों को। टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। अब तक क्या होता था? 2 एलिमेंट मिलता था, एक कंपाउंड बनता। अब क्या इसमें क्या बोलेंगे? 2 एलिमेंट कंबाइन करेगा, मोर देन वन कंपाउंड बनेगा। जैसे कि हम देखते हैं ए और बी, एक 2 एलिमेंट है, कंबाइन कर एक साथ, 2 से अधिक कर देते हैं, ए बी 2 ए बी 3, ठीक है, मोर देन वन कंपाउंड बने। ओके, तो बी जो है, बी फिक्स नहीं है, बी का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया है, ठीक है, बी का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है, बी का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है, लेकिन ए फिक्स्ड है, पूरा ए एकदम फिक्स्ड है। यहाँ पे भी एक था, यहाँ पे भी एक था, यहाँ पे भी, ठीक है। अब देन द डिफरेंट masses of one element, different masses। बी की तरफ देखो, बी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि बी का मास है 5 ग्राम, 5 ग्राम यहाँ पे, 10 ग्राम यहाँ पे, 15 यहाँ पे। तो क्या हुआ? बी का मास बदला नहीं, बी का मास नहीं बदला, इन्वॉल्वमेंट बदला है, कंट्रीब्यूशन बदला है। बी का मास वही 5 है, 2 into 5 होगा यहाँ पे, 3 into 5 होगा यहाँ पे, 3 into 5। बी का मास 5 ही है, बी का मास 5 है, मगर इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया। यहाँ पे बी अकेला था, यहाँ पे 2 बी एक साथ है, तो 2 into 5, तब जगह यहाँ पे 10 हुआ। मास बदल सकते हैं, मगर इन्वॉल्वमेंट बदला, इसलिए मास बदला। मास बढ़ते रहा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, मगर बी का जो मास है वो फिक्स्ड है। तो डिफरेंट मास बी का यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं डिफरेंट मासेस। डिफरेंट मास बदल रहा है, मगर मास ऑफ पर्टिकुलर बी का मास नहीं बदला। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, इसलिए मास भी बढ़ रहा है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना का बढ़ रहा है, ठीक है। masses of one element which combine with a fixed mass of other element। ए की तरफ देखो, ए यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये फिक्स्ड मास, इसका मास है फिक्स्ड मास, ठीक है। दे आर ए सिंपल रेशियो टू वन अनदर। हम देखते हैं ए और बी का जो रेशियो है, ठीक है, 5:10, 1:2। एक सिंपल होल नंबर रेशियो है, ये M1, ये M2, ठीक है। M1 into M2 जब हमने करा, M1 into M2, देन 1:2 है। ये सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ 2 एलिमेंट, जब 2 एलिमेंट कंबाइन होके एक से अधिक कंपाउंड तैयार करेगा, बनेगा, जो फॉर्म करेगा कंपाउंड, हम लोग देखेंगे, एक से अधिक कंपाउंड बनेगा, और वो जो 2 कंपाउंड मिले हैं, एक साथ कंबाइन किया है, उसके एक डिफरेंट मासेस रहेगा
और 8 फिक्स्ड मासेस। Compound the different masses of one and different masses of one element which combine with a fixed masses of other element. They are a simple ratio with to one another. ठीक है, दो एलिमेंट कंबाइन करें, एक डिफरेंट मासेस का एक फिक्स्ड मासेस का, वो दोनों कंबाइन करके एक से अधिक कंपाउंड फॉर्म करेगा और उन दोनों का जो मास होगा, मास का जो रेशियो है वो सिंपल होल नंबर होगा। ठीक है, समझ में आया सब? ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन किया, क्या बन सकता है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और CO2। ये क्या है? डिफरेंट मास। डिफरेंट मास, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो, डिफरेंट, और ये है फिक्स्ड। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पे ये 16 into 2 32, ये है M1, ये है M2। और रेशियो किसका निकालेंगे? डिफरेंट मासेस का। ऑक्सीजन का हम निकालेंगे रेशियो M1 by M2 16 by 32, ठीक है, 1:2 आया। सिंपल होल नंबर रेशियो एक आया। ठीक है, हम दो एटम कंबाइन किए, दो एलिमेंट को कंबाइन किया एक साथ, एक कार्बन और ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन डिफरेंट मासेस है, कार्बन फिक्स्ड। अब हम एक से अधिक कंपाउंड तैयार हुआ हमारे सामने है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन का मास है 16, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास है 16 into 32। 16 अगर M1 है, 32 अगर M2 है, तो इन दोनों का जब हम रेशियो निकालते हैं तब एक सिंपल होल नंबर रेशियो मिलता है हमको। इसके बाद जैसे कि ये इसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अप्लाई हुआ है। ओके, ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पे तो बहुत कॉमन सा कंपाउंड आएगा H2O, वाटर, और H2O2। यहाँ पे डिफरेंट मास ऑक्सीजन, डिफरेंट मास और फिक्स्ड हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन 16, यहाँ पे ऑक्सीजन 32, अगर M1 है, M2 है, 16 डिवाइड में 32, सिंपल होल नंबर रेशियो आया। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप सब हमारा ये जो कहा, जो कुछ भी किया, आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, अब फिर से बोल रहे हैं, अगली वीडियो में बोले थे आज भी कि लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा। और ये तो थर्ड लॉ तक हुआ, और फोर्थ एंड फिफ्थ लॉ है जो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ठीक है, आप तब तक आप पढ़ाई करते रहिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ समझने में गलती हुई, तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, ओके, आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा। और ये वीडियो यहीं तक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम दो लॉज है, उन 2 लॉज के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।